नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के अलग-अलग तरीके या कहिए दृष्टिकोण। और इसके लिए हम आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख दृष्टिकोण नाम के स्रोत का सहारा ले रहे हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ ये नहीं होता कि कब क्या हुआ, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि उसे लिख कौन रहा है, किस नजरिए से लिख रहा है। सही कहा। इसी को इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, मतलब इतिहास लिखने के पीछे की कहानी। हाँ। पर्सिवल स्पियर ने भी तो कहा था कि इतिहास को बार बार लिखना पड़ता है क्योंकि भारत बदलता है और इतिहासकारों का रवैया भी बदलता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम मुख्य रूप से 4 नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे: औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और सबाल्टन। हाँ, और शायद कुछ और भी जो आसपास है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले औपनिवेशिक दृष्टिकोण, ये क्या था? हाँ, तो ये देखिए, ये नजरिया खास तौर पर 19वीं सदी में बहुत प्रभावी था और इसका एक अहम मकसद था भारत में जो ब्रिटिश राज था ना, हाँ। उसको सही ठहराना, उसको जस्टिफाई करना। अच्छा, तो मतलब ये अंग्रेजों का अपना नजरिया था। बिल्कुल। और इसमें अक्सर क्या होता था कि भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, इनकी आलोचना की जाती थी और पश्चिमी संस्कृति को, उनके तौर तरीकों को बेहतर बताया जाता था। जेम्स मिल, एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ, ये कुछ बड़े नाम हैं इस धारा के। अच्छा, और क्या खास बातें थी इसमें? कई चीजें थीं। एक तो भारत की एक खास छवि गढ़ी गई, पिछड़ी हुई, थोड़ी रहस्यमयी सी, जिसे प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ओरिएंटलिस्ट, हाँ। फिर ये दावा कि अंग्रेजों ने ही भारत को एक किया, वरना ये तो बटा हुआ था। ओके। एक और चीज थी सामाजिक डार्विनवाद का असर। मतलब ये सोचना कि अंग्रेज नस्ल बेहतर है, राज करने के लिए ही है। अच्छा। और ये कि भारत एक ठहरा हुआ समाज है, इसे मार्गदर्शन चाहिए, वो व्हाइट मैन्स बर्डन वाली बात। हाँ, सुना इसके बारे में, गोरे आदमी का बोझ। वही। और आखिर में पैक्स ब्रिटानिका, कि भाई हमने ही यहाँ शांति और व्यवस्था कायम की है। समझ गया। तो ये तो पूरी तरह से अपने शासन को सही साबित करने की कोशिश थी। हाँ, काफी हद तक। तो फिर इसके जवाब में आया होगा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जाहिर है विरोध में। बिल्कुल, एकदम सही। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की जरूरत इसीलिए महसूस हुई कि लोगों में भाई अपने देश के लिए प्रेम जगे। हाँ। और वो समझे कि ये जो औपनिवेशिक शासन है, ये असल में हमारा भला नहीं, शोषण कर रहा है। तो इसमें कौन लोग थे? शुरुआती दौर में दादा भाई नारोजी, राणा डे, आरसी दत्त जैसे लोग थे, जिन्होंने आंकड़ों से दिखाया कि कैसे भारत का पैसा बाहर जा रहा है। अच्छा, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। हाँ, वही औपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना। और बाद में आरसी मजूमदार, ताराचंद जैसे इतिहासकारों ने फिर विस्तार से राष्ट्रवादी इतिहास लिखा। लेकिन क्या ये नजरिया एकदम परफेक्ट था या इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं थी? देखिए, हर नजरिए की अपनी सीमाएं होती हैं। हाँ। राष्ट्रवादियों का मुख्य ध्यान हाँ। अंग्रेजों के विरोध और राष्ट्रीय एकता बनाने पर था। हाँ। तो कई बार इस चक्कर में समाज के अंदर की जो दिक्कतें थीं, जैसे जाति का सवाल या वर्ग का, उन पर उतना ध्यान नहीं गया शायद। यहीं पर फिर मार्क्सवादी नजरिया एक अलग बात कहता है। अच्छा, मार्क्सवादी? तो ये तो फिर वर्ग संघर्ष की बात करते होंगे, अमीर गरीब, मालिक मजदूर। हाँ, बिल्कुल। मार्क्सवादी इतिहासकार मानते हैं कि जो मुख्य टकराव था, वो सिर्फ अंग्रेज बनाम भारतीय नहीं था। तो फिर वो कहते हैं कि शोषक और शोषित वर्गों के बीच का टकराव समझना जरूरी है। इसमें अंग्रेज शासक और भारतीय जनता के बीच का अंतर्विरोध तो था ही, हाँ, पर साथ ही भारतीय समाज के अंदर भी तो वर्ग थे, जमींदार, किसान, पूंजीपति, मजदूर। सही। उनके बीच भी संघर्ष था। अच्छा, कोई खास किताबें या लेखक? हाँ, रजनी पामदत्त की इंडिया टुडे बहुत अहम मानी जाती है, और AR देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दत्त जैसे लोग मानते थे कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, ये असल में बुर्जुआ यानी मिडिल क्लास और पूंजीपति वर्ग का आंदोलन था, मतलब आम लोगों का नहीं। उनका कहना था कि इसका असली मकसद सत्ता पाना था, आम जनता की भलाई उतना नहीं। हालांकि बाद में सुमित सरकार जैसे इतिहासकारों ने कहा कि ये शायद थोड़ा ज्यादा सरलीकरण है। अच्छा। देसाई ने तो आंदोलन को वर्गों के आधार पर 5 अलग-अलग फेज में भी बांटा था। दिलचस्प है। ये तो बिल्कुल अलग कहानी लगती है राष्ट्रवादी नजरिए से, है ना? और फिर एक और नाम लिया था आपने, सबाल्टन
ये क्या चीज है? ये सबाल्टर्न शब्द का मतलब क्या है? सबाल्टर्न का मतलब है वो लोग जो हाशिए पर हैं, जिनकी आवाज आमतौर पर इतिहास में सुनाई नहीं देती। जैसे गरीब किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, औरतें। ये दृष्टिकोण 1980 के दशक में रणजीत गुहा और उनके साथियों ने शुरू किया। अच्छा, तो इनका क्या कहना था? उनका मुख्य तर्क ये था कि अब तक जो इतिहास लिखा गया है वो सब बड़े बड़े नेताओं, पढ़े लिखे इलीट लोगों के नजरिए से लिखा गया है। हाँ, ये तो है। आम आदमी की कहानी, उसके संघर्ष, उसकी सोच, वो तो गायब है। तो सबाल्टर्न इतिहासकार कोशिश करते हैं इतिहास को नीचे से देखने की, उन दबी हुई आवाजों को सामने लाने की। तो ये मानते हैं कि असली लड़ाई किसके बीच थी? उनका मानना है कि असली संघर्ष एलीट वर्ग, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, और इन सबाल्टर्न यानी अधीनस्थ समूहों के बीच था। तो फिर राष्ट्रवाद को ये कैसे देखते हैं? वो राष्ट्रवाद को भी आलोचनात्मक नजर से देखते हैं। उनका कहना है कि कई बार राष्ट्रवाद का इस्तेमाल भी एलीट वर्ग ने अपने फायदे के लिए किया, और इसमें जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर जो शोषण था वो ढका रह गया। वो कहते हैं कि आम लोगों का साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष एक अलग धारा थी और एलीट वर्ग का राष्ट्रीय आंदोलन एक अलग। दोनों हमेशा एक नहीं थे। बाप रे, ये तो इतिहास को बिल्कुल पलट कर देखने जैसा है। हाँ, काफी रैडिकल नजरिया है। और आपने कहा था कुछ और भी हैं संक्षेप में? हाँ, जैसे कम्युनलिस्ट या सांप्रदायिक दृष्टिकोण है जो इतिहास को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के चश्मे से देखता है। ओके। फिर कैम्ब्रिज स्कूल है जो मानता था कि राष्ट्रवाद असल में सत्ता और फायदे के लिए अलग अलग गुटों की लड़ाई थी। हाँ। और हाँ, लिबरल और फेमिनिस्ट यानी नारीवादी नजरियों ने भी इतिहास की समझ को और गहरा किया है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने 4 मुख्य दृष्टिकोणों पर बात की। औपनिवेशिक, जो राज को सही ठहराता था। राष्ट्रवादी, जो एकता और विरोध पर जोर देता था। मार्क्सवादी, जो वर्ग संघर्ष को देखता था। और सबाल्टर्न, जो हाशिए के लोगों की आवाज उठाता था। तो क्या कोई एक सही इतिहास है? मेरे ख्याल से यही सबसे जरूरी बात है। कोई एक सही या अकेली कहानी नहीं होती। हर नजरिया हमें तस्वीर का एक अलग हिस्सा दिखाता है। हाँ। इन सब को मिलाकर देखने से ही शायद हम अतीत को ज्यादा बेहतर, ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। बिल्कुल, और शायद यही चीज हमें आज की दुनिया को, आज की समस्याओं को समझने में भी मदद करती है। यकीनन। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? हाँ, एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हम जिस तरह का इतिहास पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो हमारी आज की सोच, हमारी पहचान को किस तरह बनाता या बिगाड़ता होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत खूब, सोचने के लिए वाकई एक गहरी बात है।